Hello, everybody. Good morning, good afternoon, and good evening. My name is Vishwadeep, and I am back again with DBMS series. और इसमें आज हम बात करने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसे लेक्चर सीरीज से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए भी और इस गेट एग्जाम के लिए भी, जो कि है एसक्यूएल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसक्यूएल बेसिक्स, जिसमें हम देखेंगे बेसिक्स एसक्यूएल क्या होता है, प्लस उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेरीज जो एसक्यूएल में लिखते हैं या स्टेटमेंट या कमांड जो हम लिखते हैं एसक्यूएल में वो क्या होती है। तो चले स्टार्ट करते हैं सेशन को, बट उसके पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं। माय नेम इज विश्वदीप और मैं इस चैनल पे एज चैनल लीडर काम करता हूं एंड एज अ प्लस एजुकेटर ऑल्सो आई वर्क ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ये रहा मेरा प्रोफाइल कंप्यूटर साइंस गेट में, ये रैंक एक्सपीरियंस ऑफ 15+ ईयर्स इन टीचिंग, और इस चैनल के थ्रू आप लोगों से कनेक्ट करता हूं ताकि आप लोगों को क्या मिले, कंटेंट मिले, लेक्चर्स मिले अच्छे वाले, प्लस लर्निंग मिले, प्लस प्रैक्टिस मिले, प्लस आपको मिले गाइडेंस, प्लस आपको मिले एक ऐसा मेंटरशिप जिसके थ्रू आप अपना करियर बना पाए। आपके इस पर्टिकुलर पूरे प्लान में मेरी क्लासेस इस YouTube चैनल के अलावा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी होती है। अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर नहीं किया है तो करिए, कोई पेमेंट नहीं देनी है, आप फ्री में भी लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हैं। वहां के काफी सारे लेक्चर्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पेशल क्लासेस। कैसे एक्सेस करोगे? आप अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करो या फिर unacademy.com पे जाओ वेब ब्राउजर में, उसके बाद गोल सिलेक्ट करो गेट कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, CSIT। फिर मेरा प्रोफाइल, मेरा नाम सर्च करो सर्च बॉक्स में। जैसे ही आप मेरी प्रोफाइल पे पहुंचेंगे, फॉलो ऑप्शन वहां पे होगा, फॉलो कर लीजिए। फिर मेरी प्रोफाइल के अंदर स्पेशल क्लासेस होंगी, एक सेक्शन होगा स्पेशल क्लासेस का। ये वो क्लासेस हैं जो फ्री क्लासेस हम लेते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, इंटरैक्टिव होती है, बड़े मजेदार। आप अपने व्यूज जो हैं टेक्स्ट के थ्रू, आई मीन चैट्स के थ्रू, रिएक्शंस इमोजीज के थ्रू, प्लस आप अपने रिएक्शंस इनफैक्ट इमेजेस के थ्रू भी हमसे शेयर कर सकते हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन होता है तो भी प्रीवियसली टेकन स्पेशल क्लासेस आप यहां से एक्सेस कर सकते हो। आने वाली स्पेशल क्लासेस जो हैं वो आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगी। कल सुबह 9 AM पे एक सेशन होने वाला है मेरा, जिसमें मैं COA के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। लाइव क्विज होगा, आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर मैं डिस्कस करूंगा उन क्वेश्चंस को आपके साथ में। मतलब कि प्रैक्टिस के क्वेश्चंस और आपकी लाइव लर्निंग और लाइव डाउट सॉल्विंग सब एक साथ हो जाएगा फ्री में। ये रही लिंक उस क्लास की। इस लिंक के थ्रू आप कल सुबह की 9 AM की क्लास अटेंड कर सकते हैं। और ये अकेली क्लास नहीं है, एक 3 बजे आज क्लास हो चुकी है, कल सुबह 9 बजे सेकेंड क्लास है, थर्ड क्लास अगले दिन संडे को 9 बजे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की ऐसी 3 क्लासेस होंगी जिसमें कि आपको और भी ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। अगर आप लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आपको गेट का प्रिपरेशन करना है और अच्छे से करना है और अच्छी रैंक लाके आनी है, तो एक चीज जो मैं हमेशा आप सब लोगों से कहता हूं वो ये है कि आप लोग अगर कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी अच्छी रैंक आ सकती है, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि उस रैंक को टॉप रैंक बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। कैसे? एक चीज मैं बताता हूं कि अगर आपको मैंने 1 घंटा दिया कोई टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए, तो आप उस 1 आवर के टाइम में अच्छा खासा टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो बाय लुकिंग अराउंड ऑन इंटरनेट एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अगर आप लोगों को आप 3 घंटे दिए वही चीज को करने के लिए, तो ज्यादा अच्छा कर पाओगे, राइट? बट गेट एग्जाम में आपके पास 1 आवर ही मिलेगा एक टॉपिक के एक छोटी सी चीज को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि आपके पास दूसरी चीजें भी हैं। बट अगर आपको 1 आवर दिया जाए और उसके साथ में आपको यह बताया जाए कि चलो हम कंटेंट आपको देंगे, साथ में हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, हम आपको सब कुछ आपके हाथ में देंगे, आपको सिर्फ कंज्यूम करना है, तो बताओ कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी या कितनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी उस 1 आवर में भी, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है कोई भी टॉपिक को प्रिपेयर करने का। तो अगर आप लिमिटेड टाइम में ज्यादा अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, उतने ही एफर्ट के साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें प्लस पे, जहां आपको टॉप एजुकेटर्स क्लास लेंगे, आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी नोट्स मिलेंगे और मिलेगा आपको गाइडेंस बाय द टॉप एजुकेटर्स।
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर पता होता है ना, क्लियर होता है माइंड में कि आगे ये करना है, इस तरीके से करना है और इस तरीके से करना है, तो बहुत एफर्ट्स आपके बच जाते हैं, एनर्जी काफी बच जाती है। आप अगर और ज्यादा पर्सनलाइज प्रिपरेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, जो कि मेरा प्रेफरेबल सॉल्यूशन है आपकी प्रिपरेशन का, जिसमें आपको इन सारे के अलावा फिजिकल नोट्स आपके घर भेजे जाएंगे और 1-on-1 लाइव मेंटरशिप अलग से मिलेगी। मतलब कि एक कोच होंगे जो आपके साथ अटैच होंगे, वो कोच आपको हेल्प करेंगे अपनी प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन का प्लान बनाने में, स्टडी का प्लान बनाने में। कहीं आप अटक जाओ तो उसको रेक्टिफाई करने में, आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसे फाइन ट्यून करने में 1-on-1 बेसिस पे। कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लस हो या आइकॉनिक, आप देख सकते हैं वेरियस ड्यूरेशन के लिए प्लान हमने अलग अलग रखे हुए हैं प्लेटफॉर्म पे। जो प्लान आपको सूटेबल लगे वो प्लान सिलेक्ट करो, फिर आपको यहां पे एक कोड डालने के लिए ऑप्शन होगा, ये कोड आप लगा लो VDEEP10। इस कोड को लगाने से ये जो प्राइसेस यहां लिखे हैं उनमें 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, मेरी टीम का सपोर्ट मिलेगा और मिलेगा आपको मेरे गाइडेंस में पढ़ने का मौका। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आप लोग सब्सक्रिप्शन लेके पहली बार में बेस्ट प्रिपेयर करो। सेकेंड टाइम चाहे तो आप सेल्फ कर सकते हो, क्योंकि पहली बार जो आप लर्न करोगे उसकी बात ही अलग होगी अगर अच्छे से किया तो। नहीं तो आप ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे वही चीज सीखने में, और सेकेंड ईयर वापस सेकेंड टाइम अनलर्न करके लर्न करोगे, बराबर टाइम स्पेंड करोगे अगले साल भी, और आपका जो एक्चुअल टाइम जो आप सेव कर सकते थे प्रोजेक्ट बनाने में या कोडिंग प्रैक्टिस करने में, वो उधर ही चले जाएगा गेट की प्रिपरेशन में। तो अगर आप सेकंड अटेम्प्ट देना चाहते हो इंजीनियरिंग के अंदर अंदर ही 2-2 अटेम्प्ट, तो पहला अटेम्प्ट आपका बेस्ट पॉसिबल अटेम्प्ट होना चाहिए प्रिपरेशन के साथ। नई बैचेस, नए कोर्सेस आते रहेंगे, आ गए हैं ऑलरेडी। और ये देखो, ये लास्ट ईयर के हमारे कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने गेट टॉप किया फ्रॉम अनअकैडमी प्लस। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को। बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, हमेशा की तरह एक ही क्वेश्चन जो हर बार मैं आप सब लोगों से पूछता हूं कि क्या आप लोग रेडी हैं। अगर आप लोग रेडी हैं तो जल्दी से बता दीजिए, यू गाइज आर रेडी। सर टीचर स्टार्टेड CEO प्लेलिस्ट कंटेंट करंटली ऑन लेक्चर नंबर 45। शशांक कुमार जी, एक छोटी सी चीज आप ये कर दीजिएगा कि आप ये प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, वो लोग भी अच्छे से पढ़ पाएं, इसकी मुझे खुशी होगी। चलिए स्टार्ट करें सेशन को। अगर आप लोग रेडी हैं तो बात करते हैं SQL की। SQL फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो डेफिनेटली ये एक लैंग्वेज है, पर क्या है, ये डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है जो कि यूज होती है प्रोग्रामिंग में, डिजाइनिंग में, ताकि RDBMS का डेटा मैनेज हो पाए। मतलब कि इन द बैकग्राउंड किसी भी एप्लीकेशन में, मोबाइल ऐप में, या कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, वेब एप्लीकेशन हो, अगर डेटाबेस यूज होता है बैकग्राउंड में डेटा स्टोर करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, फेच करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, तो उस डेटाबेस जो रिलेशनल डेटाबेस है, उस रिलेशनल डेटाबेस के डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए ये लैंग्वेज SQL जो है उसके स्टेटमेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, इस सिंपल सी चीज है। अब इस SQL के थ्रू क्या क्या ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म किए जा सकते हैं। बट एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये RDBMS है क्या, रिलेशनल DBMS है क्या। आप लोगों ने DBMS मेरे से पढ़ा है, DBMS के अलग अलग मॉडलिंग भी पढ़ी है, और उसमें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने बताया है। अब जल्दी से रिकॉल करके आप मुझे बताओ कि क्या याद है या भूल गए। आप भूलोगे, भूल गया सब कुछ। RDBMS वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मॉडल है जिसमें हम डेटाबेस स्टोर करते हैं। डेटाबेस stored in form of what? In form of hidden folders? नहीं, डेटाबेस stored in the form of tables। ठीक है, चलिए तो टेबल्स के फॉर्म में हम क्या करते हैं, डेटाबेस को पूरा स्टोर करते हैं। अगर आप लोगों को याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं रिकॉल करवा देता हूं कि हम जब टेबल्स स्टोर करते थे तो टेबल का एक ऐसा नाम होता था
फिर उस टेबल के नाम के अंदर टेबल का स्कीमा होता था। स्कीमा मतलब डिजाइन। अब डिजाइन में अलग अलग कॉलम्स होते थे, याद है? कॉलम्स जो होते थे उन कॉलम्स के नाम को हम कहते थे एट्रीब्यूट। क्या कहते थे? एट्रीब्यूट्स। तो कॉलम या उन्हें क्या कहते थे? एट्रीब्यूट्स या फील्ड। तो जैसे कि टेबल का फील्ड नंबर 1 हो गया, है ना, फिर फील्ड नंबर 2 हो गया। इस तरीके से कॉलम्स होते थे बहुत सारे। अब इस डेटाबेस टेबल में अगर हम वैल्यूज मतलब कि एलिमेंट्स इंसर्ट करते थे तो उन्हें हम बोलते थे रोज। क्या बोलते थे बेटा? रोज। रोज का और भी दूसरा नाम भी मैंने बताया था, टपल्स या रिकॉर्ड्स। ठीक है, इतना हम ऑलरेडी देख चुके थे। ऐसे बहुत सारी टेबल्स होती हैं एक डेटाबेस के अंदर, सिंगल डेटाबेस के अंदर, क्योंकि एक टेबल से काम नहीं चलता है। डेटाबेस बहुत वास्ट होता है और हर एक एलिमेंट या हर एक इंटर रिलेटेड कंटेंट को रखने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, ऐसी पूरी डेटाबेस में ढेर सारी टेबल्स होती थी और इन टेबल्स को हम रिलेशंस कहते हैं। एक कॉलम जो है उन्हें हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। रोज को हम बोलते हैं टपल्स या रिकॉर्ड्स। ये सब हमने क्या कर दिया था? ये सब हमने देख लिया था, है ना। चल अब बात करते हैं कि ये एसक्यूएल जो है उससे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। एसक्यूएल जो है टेबल में डेटा इंसर्ट करने का काम आएगा, रिट्रीव करने के काम आएगा। रिट्रीव मतलब अगर टेबल में कोई डेटा है तो उसे फेच करना है, अगर उसे रीड करना है कोई स्पेसिफिक डेटा या पूरा डेटा टेबल का, जो भी जैसे भी हमें रिट्रीव करना है वो हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। फिर अपडेटिंग, अगर कोई डेटा हमें चेंज करना है तो वो अपडेट भी कर सकते हैं। फिर कोई डेटा अगर हमें डिलीट करना है वो भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक नया टेबल बनाया जा सकता है, पूरा का पूरा टेबल डिलीट किया भी जा सकता है। टेबल में और भी दूसरी चीजें हैं जो हम एसक्यूएल के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे, रिकॉल करते हैं टेबल और स्कीमा को। तो हम कर चुके हैं। मैं एक छोटा सा स्कीमा ना एक वेबसाइट से उठा के लाया हूं ताकि आपको एक थोड़ा रियल वर्ल्ड सिनारियो मिले। ये एक टेबल है जिसका टेबल का या रिलेशन का नाम है कस्टमर। इस टेबल में कुछ कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले तो एट्रीब्यूट है कस्टमर आईडी, आईडीज हैं सारे। फिर है कस्टमर का नाम, अलग अलग नाम है। अब ये सारे जो नाम हैं वो आपको थोड़े अजीब लग सकते हैं क्योंकि इंडियन नहीं है। कॉन्टेक्ट नेम है। कॉन्टेक्ट नेम मतलब उस कस्टमर का, ये जो कस्टमर है ये कोई कंपनी भी हो सकती है। तो उस कंपनी में ऐसा कौन सा पर्सन है जिससे हम, मतलब मेरी कंपनी कॉन्टेक्ट में है, तो वो कॉन्टेक्ट का नाम। फिर एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड एंड कंट्री, अलग अलग कस्टमर्स के ये सारी इंफॉर्मेशन हमने रखी हुई है। अगर आप लोगों को याद है तो एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि हर एक टेबल में एक की होती है, याद है? एक की होती है। क्या होती है वो होती है प्राइमरी की। तो यहां पे क्या मैं कह सकता हूं, कस्टमर आईडी कैन बी अ प्राइमरी की। मान लेते हैं चलो कि कस्टमर आईडी प्राइमरी की है ना। चलिए, तो यहां पे कस्टमर आईडी हमारा प्राइमरी की होगा। और की क्या होती है बेटा, याद है ना? जिससे ताला खुलता है। नहीं, वो वाली की नहीं, डीबीएमएस की अलग होती है। डीबीएमएस की वो होती है वो एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू अगर आपको दी जाए तो पूरी की पूरी रो आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक कोई रो आपको मिलेगी उस वैल्यू से। अगर मैंने आपको आईडी 1 दिया तो आपको सिर्फ यही रो मिलेगी, सेम टू सेम। उसका कस्टमर नेम यूनिक होगा, कॉन्टेक्ट नेम मिल जाएगा उसी कस्टमर आईडी के लिए, उसका एड्रेस मिल जाएगा, सिटी मिल जाएगा, पोस्टल कोड मिल जाएगा, कंट्री मिल जाएगा। यूनिक रो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसके थ्रू? इस की के थ्रू, है ना। चलो, अभी इतना तो हमको ये टेबल आइडेंटिफाई हो गई। ये सारे एट्रीब्यूट है। कितने एट्रीब्यूट है हमारे पास? 7 एट्रीब्यूट्स हैं इसमें। कुछ एक्चुअली ये तो बहुत सारी रोज थी इस पूरे डेटाबेस में, बट मैं थोड़ा सा इस टेबल में, बट मैं कम ही लेके आया हूं क्योंकि इतना दिखा भी नहीं पाऊंगा, है ना। अब बात करते हैं एसक्यूएल में जब हम डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे कि हमने कस्टमर आईडी स्टोर किया, कस्टमर नेम स्टोर किया, कॉन्टेक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, ये सब जब स्टोर किए तो जब आप डेटाबेस का टेबल बनाते हो तो आपको हर एक एट्रीब्यूट का टाइप देना पड़ेगा कि ये टेबल मैंने बनाया कस्टमर नाम का। इस टेबल में इस नाम के ये 7 एट्रीब्यूट हैं। पहला है कस्टमर आईडी टाइप का एट्रीब्यूट, फिर कस्टमर नेम टाइप का, फिर कॉन्टेक्ट नेम टाइप का, फिर एड्रेस टाइप का, सिटी टाइप का, पोस्टल कोड टाइप का, कंट्री टाइप का। ये सारे एट्रीब्यूट मैंने बनाए।
बट इन एट्रीब्यूट क्या आपको डोमेन भी देना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ऐसे सिर खुजाओ और पता करो कि ये डोमेन था क्या। आपने अगर नोट्स बनाए होंगे तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जब भी मैंने ये बताया था कि डोमेन का मतलब होता है कि वो एट्रीब्यूट किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल आप यहां देखोगे तो कस्टमर आईडी जो है वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। कैरेक्टर्स जो है ये देख सकते हो, कस्टमर नेम जो है वो कैरेक्टर टाइप के हैं, बट एक सिंगल कैरेक्टर नहीं है, एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। अगर आप कॉन्टेक्ट नेम देखेंगे तो वो भी एक स्ट्रिंग है, सिर्फ कैरेक्टर है। बट एड्रेस देखोगे तो उसमें आपके पास कैरेक्टर भी है, नंबर्स भी है। फिर आप देखोगे सिटी तो उसमें कैरेक्टर है, डॉट भी है। फिर आप पोस्टल कोड देखोगे तो उसमें कैरेक्टर भी है, कहीं कहीं पे नंबर भी है। कंट्री देखोगे तो सिर्फ कैरेक्टर है। तो देखो ऐसा है कि कोई भी एट्रीब्यूट जब आप बनाओगे, टेबल बनाओगे, तो हर एक एट्रीब्यूट का आपको बताना पड़ेगा टाइप, डेटा टाइप, कि भैया ये एट्रीब्यूट किस किस टाइप का वैल्यू या किस टाइप की स्पेसिफिक वैल्यू रख सकता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में ले कि अगर हमारे पास स्टूडेंट नाम का एक टेबल है, इस स्टूडेंट नाम के टेबल में हमने एक तो रोल नंबर रख लिया, फिर रख लिया स्टूडेंट का नेम, फिर हमने रखा डेट ऑफ बर्थ। तो देखो रोल नंबर हम इंटीजर रख सकते हैं, नेम हम स्ट्रिंग के नाम फॉर्मेट में रख सकते हैं, और ये डेट ऑफ बर्थ जो होगा उसका टाइप होगा डेट। किस टाइप का होगा ये? डेट टाइप का होगा, क्योंकि हमें डेट ऑफ बर्थ में डेट रखनी है। तो फॉर्मेट जो है, हर एक एट्रीब्यूट का जो टाइप है वो टाइप हमें बताना पड़ेगा जब हम टेबल बनाएंगे। पर सर कौन कौन से टाइप हमारे पास हैं ये तो पता चले तभी तो हम देंगे। रोल नंबर में हमारे पास इंटीजर होना चाहिए, पर उसका टाइप कुछ एक स्पेसिफिक नाम तो होगा ना, जैसा कि सी लैंग्वेज में होता है। डेटा टाइप होता है इंटीजर, फिर फ्लोट वैल्यू होती है जो रियल वैल्यू होती है, राइट। कैरेक्टर के लिए हमारे पास कैरेक्टर या कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग होता है। आई बात समझ में आ रही? दिमाग में कुछ बात घुस रही है कि नहीं घुस रही? भैया बताओ, हाँ ना, कुछ तो बोलो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही यहां पे भी डेटा टाइप है अलग अलग टाइप के, जो हमारे लिए काम आएंगे उतने हमने यहां पे रखे हुए हैं। स्ट्रिंग के लिए पहले तो एक कैरेक्टर स्ट्रिंग होती है, तो आप CHAR लिखो, ब्रैकेट में साइज लिखो, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आप उस स्ट्रिंग में रखना चाहते हो, तो फिक्स्ड लेंथ का स्ट्रिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप कैरेक्टर के साथ में दूसरी वैल्यूज भी रखना चाहते हैं तो आपको वेयर केयर लेना पड़ेगा। अब ये वेयर केयर जो है वो क्या होगा? वेरिएबल लेंथ की स्ट्रिंग बन सकती है। वेरिएबल लेंथ की स्ट्रिंग मतलब यहां पे आपको, अगर आपने साइज दिया 5 तो आपको 5 लेंथ का ही बराबरी से स्ट्रिंग बनाना ही पड़ेगा। जैसे कि आप ये रख सकते हो एक फोन नंबर को स्टोर करने के लिए। इंडिया में जब आपको +91 स्टोर नहीं करना है, सिर्फ फोन नंबर स्टोर करना है, और वो फोन नंबर एग्जैक्टली 10 डिजिट का होना चाहिए, तो स्ट्रिंग जो है आप 10 डिजिट की रख सकते हो। वैसे ये नंबर होगा आपका फोन नंबर, बट स्टिल एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया। तो कैरेक्टर जो है वो फिक्स साइज का लेंथ का स्ट्रिंग होगा, वेयर केयर जो है वो स्ट्रिंग तो होगी बट वेरिएबल लेंथ की होगी। ठीक है। फिर है आपके पास न्यूमेरिक टाइप है, बिट है, बुल है, बुलियन है, INT है, इंटीजर है। ये दोनों एक ही चीज है, कहीं अलग अलग SQLs में अलग अलग सपोर्ट होते हैं। ठीक है। तो बिट जो है बिट वैल्यू है, बुल जो है बुलियन टाइप की वैल्यू है, बुलियन जो है वो ऑफ कोर्स ट्रू या फॉल्स स्टोर करेगा, 0 1। ठीक है। फिर आता है आपके पास एक बिग INT जो है लार्ज इंटीजर के लिए यूज में आता है। फ्लोट जो है वो फ्लोटिंग वैल्यू है, बट फ्लोटिंग नंबर जो है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्पेसिफाई द साइज, कि फ्लोट में कितनी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो होगा साइज। अब ये जो D है, ये D जो है वो डिसाइड करेगा कि ये जो फ्लोट वेरिएबल या आपने फ्लोट डोमेन किसी एट्रीब्यूट का दिया, ये डेटा टाइप फ्लोट टाइप का बनेगा या डबल टाइप का बनेगा। आप देख सकते हो यहां पे इजीली। ठीक है। ओ वो P नीचे की तरफ है, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं। द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आपको चाहिए वो D में मिलेगा। बट ये जो फ्लोट था वो 8.0.17 जो MySQL था तब तक ही था। फिर आपके पास एक फ्लोट P है जो नए लेटेस्ट वर्जन में है। इस P में आप बताएंगे कि 0 से लेके 24 अगर P की वैल्यू है तो आपके पास में क्या है, वो डबल में आएगा, सॉरी फ्लोट में आएगा। अगर 25 से 53 है तो वो
डबल में आ जाएगा। देन यू हैव डबल, डेसिमल एंड डीईसी। डेसिमल मतलब फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होगा नंबर का, जो डेसिमल नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूजुअली ये सारी चीजें तब आएंगी काम में जब आप टिपिकल डेटाबेस को काम करने के लिए जाएंगे। हमारे पास जो गेट का सिलेबस है, उस गेट के सिलेबस में सबसे अच्छी बात यह है कि हमें बहुत ज्यादा डिटेल में इसका डेटाबेस का इंप्लीमेंटेशन है नहीं। मोस्टली हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं गेट में, 99% क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट क्वेरीज के आते हैं, रिट्रीव करने के, कि डेटा को कैसे रिट्रीव किया जाए बने हुए टेबल में से। ठीक है, अदरवाइज कुछ और क्वेश्चन भी आते हैं, लाइक कि ये क्वेरी सही है या नहीं, या इस पर्टिकुलर चीज के लिए इंसर्शन क्वेरी कैसी होनी चाहिए या अपडेट क्वेरी कैसी होनी चाहिए, वो फिर हम देख लेंगे सारी चीजें। बट हमारा मेन फोकस कहां रहेगा? सिलेक्ट क्वेरीज पे। सबसे ज्यादा जो मेन फोकस हमारा रहेगा वो कहां रहेगा? सिर्फ रिट्रीवल, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की क्वेरीज पे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि ये जो एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स होंगे वो कैश सेंसिटिव बिल्कुल नहीं होते हैं। No. SQL is not case sensitive। अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है बेटा? कि अगर आपने कैपिटल में लिखा या स्मॉल में लिखा, दोनों चलेगा। कस्टमर आईडी अगर आप चाहते हो एक्सेस करना, यहां से कस्टमर आईडी सारे कैपिटल में लिख दो, सारे स्मॉल में लिख दो, फर्स्ट सी कैपिटल आई कैपिटल लिखो, सब चलेगा। आपको स्मॉल कैरेक्टर्स या फिर कैपिटल कैरेक्टर्स में यहां पे केस डिफरेंस नहीं आता है। दूसरी चीज है कि क्या सेमीकोलन मैंडेटरी है एसक्यूएल में? तो ऐसा है कि कुछ जो एसक्यूएल के टूल्स हैं उनमें सेमीकोलन मैंडेटरी है, कुछ में नहीं है। जैसे कि माई एसक्यूएल देखो, तो माई एसक्यूएल में आपको ओरेकल का जो एसक्यूएल है उसमें आपका सेमीकोलन जो है मैंडेटरी होता नहीं है। कुछ ऐसे वर्जन है जिसमें मैंडेटरी नहीं होता है। तो सेमीकोलन मैंडेटरी है, नॉट ऑलवेज। हमेशा मैंडेटरी नहीं है। बट ये इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है जो मुझे याद आ रहा है, कहीं अपने कॉलेज टाइम में मैंने पढ़ा था, मैंने यूज भी किया था, कि कभी अगर आप एसक्यूएल के एक से ज्यादा इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स एक साथ रन करोगे किसी भी एसक्यूएल टूल पे या किसी डेटाबेस टूल पे, तो अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट आपने एक साथ लिखे हैं और उनको एक साथ चलाने की कोशिश करोगे एक के बाद एक के बाद एक, तो उनके एंड में आपको सेमीकोलन चाहिएगा। तो सेमीकोलन मैंडेटरी है, हमेशा नहीं है। कुछ टूल्स में मैंडेटरी है, कुछ में नहीं। बट इफ मोर देन वन एसक्यूएल स्टेटमेंट्स to be run together, then yes, semicolon is mandatory। जैसे कि आपने कोई तो एक एसक्यूएल का स्टेटमेंट लिखा, फिर सेमीकोलन लगाया, फिर एसक्यूएल का स्टेटमेंट लिखा, सेमीकोलन लगाया, एसक्यूएल का स्टेटमेंट लिखा, सेमीकोलन लगाया। 3 इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स आपने लिखे। अब क्या लिखा हम देखेंगे कि कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं। जिसको कुछ भी नहीं पता है, कि कुछ भी आइडिया नहीं है कि एसक्यूएल के स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, उनके लिए लिखा, नहीं तो मैं एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख सकता था यहां पे। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट अगर आप साथ में चलाना चाहते हैं, 3 एसक्यूएल स्टेटमेंट्स टू बी रन टुगेदर, तीनों एक साथ आप चलाना चाहते हो कि एक के बाद एक तीनों चल जाए और तीनों का जो कलेक्टिव रिजल्ट है आपको एक साथ दिखे, तो फिर आपको यहां पे सेमीकोलन मैंडेटरी होगा। दिस विल बी एसक्यूएल कंप्लीट कोर्स। यस, चल अब बात करते हैं सिलेक्ट कमांड की, जो कि है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी सिलेक्ट कमांड को ही हम सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे।
सिलेक्ट जो है ये क्या करती है, ये सिलेक्ट कमांड जो है वो डेटा रिट्रीव करने के काम आती है टेबल से, या तो एक टेबल या एक से ज्यादा टेबल से कलेक्टिव डेटा अगर हमें रिट्रीव करना है मतलब रीड करना है, तो सिलेक्ट कमांड हमारे काम आती है। ठीक है, अब ये जो सिलेक्ट कमांड है इसका जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स है इस तरीके से कि हमारे पास सबसे पहले तो कमांड लिखेंगे हम सिलेक्ट, फिर हमें वो लिखना है वो सारे कॉलम के नाम जो हमें सिलेक्ट कराने हैं, कौन कौन से कॉलम हमें सिलेक्ट करना है वो। उसके बाद में एक कीवर्ड आता है फ्रॉम। ये फ्रॉम कीवर्ड इसलिए लगता है क्योंकि भैया सिलेक्ट तो कराना है, बट कहां से, कौन सी टेबल से। आपके पास डेटाबेस में तो बहुत सारी टेबल्स हैं, पर उनमें से कौन सी टेबल से आपको रिट्रीव करना है, क्या एक टेबल से या एक से ज्यादा टेबल से, वो तो फ्रॉम के बाद में आप यहां लिखेंगे टेबल का नाम। ये होगा इसका बेसिक स्ट्रक्चर, किसका, सिंटेक्स सिलेक्ट कमांड का, कि पहले आप लिखेंगे सिलेक्ट, फिर कॉलम का नाम फ्रॉम टेबल का नाम। अब अगर आप कॉलम एक या एक से ज्यादा एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग अलग हमारे पास में सिंटेक्स होते हैं जो एक एक करके हम देखेंगे, बट सिलेक्ट कमांड हमें सबसे ज्यादा डिटेल में देखना है ना। चलो अब बात करते हैं कि अगर हमें किसी टेबल के सारे कॉलम को एक्सेस करना है तो फिर क्या आप सारे कॉलम के नाम यहां लिखोगे, नहीं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा स्टार एस्ट्रिक सिंबल जो है आप लिखो, तो उस एक पर्टिकुलर टेबल के या जो भी आपने फ्रॉम के बाद लिखा है, एक से ज्यादा कलेक्टिव टेबल्स, जितनी भी टेबल्स के आपके डेटा आप सिलेक्ट करके लाए हो उनके सारे कॉलम की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको सारे कॉलम्स रीड करना है या सारे कॉलम का कंटेंट चाहिए एक टेबल से, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार, एस्ट्रिक सिंबल होता है ये आपके कीबोर्ड में, मुझे लगता है 8 जो नंबर है न्यूमेरिकल 8 उसके ऊपर होता है ना। तो शिफ्ट के साथ में आप स्टार दबाएं, वो 8 कीवर्ड दबाएं, ठीक है, 8 की दबाएं, आपको स्टार प्रिंट होगा, है ना। सिलेक्ट स्पेस स्टार स्पेस फ्रॉम टेबल का नाम। जैसे कि हमने जो टेबल पहले देखी थी, ये टेबल कहां गई भाई, ये रही, ये कस्टमर टेबल है, टेबल का नाम कस्टमर है, तो मैंने टेबल का नाम लिखा कस्टमर। अगर मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार और क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार के बाद में सिलेक्ट स्पेस स्टार स्पेस फ्रॉम स्पेस कस्टमर, तो ये पूरी की पूरी टेबल और 8 के 8 क्या आ जाएंगे हमारे पास, 8 के 8 रोज और सारे के सारे कॉलम्स की वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो जाएगी, हमारे पास रिट्रीव हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो ये सिलेक्ट कमांड है वो क्या करेगा, इस पूरी टेबल के सारी रोज के सारे कॉलम्स या सारी कॉलम और सारे रोज इकट्ठे करके आपको दे देगा, अगर आपने ये लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द कस्टमर। अब अगर आपको सिर्फ एक ही कॉलम चाहिए, नहीं मुझे इस टेबल से सिर्फ एक कॉलम चाहिए, लेट्स से मुझे सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का नाम चाहिए, कस्टमर नेम, तो आप क्या लिखोगे, स्टार की जगह पे उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम। तो अगर आपको एक सिलेक्टेड कॉलम लेना है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, सिलेक्ट स्टार की जगह पे क्या लिखोगे, कस्टमर नेम स्पेस, आप जाएंगे फ्रॉम विच टेबल, कस्टमर टेबल। क्या हो जाएगा आपको क्या मिल जाएगा, आपको उस पर्टिकुलर टेबल में अब जो रिट्रीव होगा वो सिर्फ ये होगा, कस्टमर नेम, एक ही एट्रीब्यूट आएगा और जितने भी नेम आपके पास उस टेबल के अंदर हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, सिर्फ एक कॉलम रिट्रीव होगा, सिर्फ एक कॉलम रिट्रीव होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको कस्टमर के नाम के साथ में कॉन्टेक्ट नेम भी चाहिए, कि आपको कस्टमर का नाम और उस कस्टमर का आपका कॉन्टेक्ट पर्सन कौन है, कॉन्टेक्ट नेम, ये दोनों ही रिट्रीव करना है, तो जितने कॉलम आपको रिट्रीव करना है वो सारे कॉलम के नाम आप सिलेक्ट के बाद लिखो सेपरेटेड बाय कॉमा। बस सिंपल सा फंडा है। तो आप अगर चाहते हो कि आपको सिलेक्टेड मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कमांड में, तो आप यहां लिखेंगे सिलेक्ट,
हमें चाहिए कस्टमर का नेम, कॉमा मुझे चाहिए कॉन्टेक्ट नेम। दो कॉलम मुझे चाहिए किस टेबल से? मैंने स्पेस के बाद लिखा फ्रॉम कस्टमर टेबल। तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ ये दो कॉलम की वैल्यूज जो है वो निकल के आ जाएगी। इतना आपको ये निकल के आ जाएगा, कॉन्टेक्ट नेम और कस्टमर नेम। अब जितने भी आप ऐसे एट्रीब्यूट की वैल्यूज चाहते हैं, जितने भी कॉलम्स आप चाहते हैं, वो सारे कॉलम्स जो हैं वो आपको रिट्रीव हो जाएंगे अगर आप उनके नाम लिखें सेपरेटेड बाय कॉमा। लेट्स से आप चाहते हैं कि कस्टमर और उसका कंट्री मुझे मिले, तो कस्टमर नेम स्पेस कॉमा और कंट्री, सिलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा कंट्री फ्रॉम कस्टमर। आप चाहते हैं कि कस्टमर का नाम, एड्रेस, सिटी और कंट्री सब आ जाए, तो वो सारे आप 4-5 जितने भी नाम हैं वो सेपरेटेड बाय कॉमा लिख दो सिलेक्ट के बाद, तो वो सारे कॉलम की ही वैल्यू आपके पास सिलेक्ट होगी। बट अगर आपको सारे एट्रीब्यूट मतलब सारे कॉलम की वैल्यू चाहिए तो आप स्टार लिख दो, सिंपल सी बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहां पे? हाँ जी, तो सिलेक्ट कमांड जो है, अब हमने ये तो देख ली। फिर सिलेक्ट के साथ में हमारे पास एक कीवर्ड आता है डिस्टिंक्ट। ये कीवर्ड डिस्टिंक्ट जो है ये क्या होता है ना, ये डिस्टिंक्ट क्या होता है? डिस्टिंक्ट क्या करता है? किसी एक कॉलम की सारी वैल्यूज देने की बजाय सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज सिलेक्ट करके देता है। कैसे? जैसे कि अगर मैंने यहां पे अभी एक कमांड लिखी होती, ये है मेरी टेबल, मेरी कमांड है सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर। यार ये कस्टमर नाम जो है बड़ा अजीब लगता है मेरे को, एक जोक याद आता है, कस्टमर के नाम में ही मर है ना। चलो, तो अगर मैंने लिखा सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर, तो ये टेबल से कंट्री कॉलम की वैल्यूज आएंगी। बट आप देख सकते हो इस कंट्री कॉलम में मल्टीपल ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी सेम कंट्री है। आप देख सकते हो जर्मनी, ये दो कस्टमर जर्मनी के हैं, ये दो मैक्सिको के हैं, और भी बहुत सारी वैल्यूज थी आगे जो मैं यहां पे कॉपी करके ले नहीं पाया क्योंकि ये छोटा सा ही मेरे पास एक बोर्ड है और इस स्लाइड पे इतना ही आ पा रहा था। तो एक सिंपल सी चीज हम बताते हैं आपको कि अगर आपने कंट्री सिलेक्ट करवाया, इस तरीके से लिखा, तो आपको सारी कंट्रीज का जितना भी वैल्यूज हैं सारी आ जाएंगी। लेट्स से इस पर्टिकुलर टेबल में आपके पास ऐसी 100 रोज हैं, तो सारी 100 रोज आएंगी। अगर कोई रिपीटेड वैल्यू है तो रिपीटेड भी आएगी, रिपीटेड भी आ जाएगी। बट अगर आप चाहते हो कि आपको बस ये पता करना है कि आपके इस कस्टमर टेबल में कौन कौन सी कंट्री के कस्टमर हैं, एक कंट्री का नाम सिर्फ एक ही बार आए, यूनिकली जो कंट्री का नाम है वो एक ही बार आए, तो आप क्या करो, इस कंट्री को सिलेक्ट करते टाइम आप एक कीवर्ड लिखो जिसका कैरेक्टर है डिस्टिंक्ट। क्या लिखोगे? डिस्टिंक्ट। तो एक सिंपल सी चीज आप यहां करेंगे, डिस्टिंक्ट कीवर्ड के थ्रू आप क्या करेंगे, आप अगर सिलेक्ट कराएंगे, कैसे? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स। तो अगर इस कस्टमर टेबल से आपने क्या किया, सिलेक्ट करवाया, क्या सिलेक्ट करवाया? कंट्री को। कौन सी कंट्री को? डिस्टिंक्ट कंट्री को। तो इस बार जर्मनी, मैक्सिको, यूके, स्वीडन, फ्रांस और स्पेन एक एक बार आएंगे। मैक्सिमम मैक्सिको डबल आया है, ये दूसरी बार नहीं आएगा। जर्मनी डबल आया है, दूसरी बार नहीं आएगा। तो अगर आप डिस्टिंक्ट कंट्री सिलेक्ट करते हो तो कंट्री जो है इसमें जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं वो मतलब एक वैल्यू एक ही बार आएगी। आ गई बात समझ में? यस, जबरदस्ती का लग गया यहां पे। तो ये जो डिस्टिंक्ट कमांड है ये क्या करती है, डिस्टिंक्ट जो है नीड टू बी यूज्ड विद सिलेक्ट कमांड ओनली। इसको आप सिलेक्ट कमांड के साथ ही यूज करेंगे, और इसके अलावा आप जब इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, डिस्टिंक्ट वैल्यूज सिलेक्ट होके आ जाएगी, है ना। चलो, अगर आपने ऐसा लिखा तो, अगर आपने ऐसा लिखा तो क्या होगा, आपने अगर ऐसा लिखा तो क्या होगा, अगर आप चाहते हो लिखना सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री कॉमा पोस्टल कोड फ्रॉम कस्टमर,
आपको कंट्री और पोस्टल कोड सिलेक्ट करना है कस्टमर से। अगर आप ऐसा लिखोगे ना तो दो कॉलम का कंबाइंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी आपके पास, दो कॉलम की कंबाइंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज। कंबाइंड डिस्टिंक्ट वैल्यू मतलब, अब देखो इधर देखो, इधर देखो, ये देखो आपके पास यहां पे मैक्सिको है, बट इसका पोस्टल कोड क्या है 05021, और यहां पे मैक्सिको है, इसका पोस्टल कोड है 05023। अब देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, क्या ये दोनों डिस्टिंक्ट है? हां जी। चाहे कंट्री सेम है पर पोस्टल कोड तो अलग हो गया ना, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें और इसमें अलग अलग है। हां, तो ये दोनों सिलेक्ट होके आएंगे, दोनों सिलेक्ट होके आएंगे। जर्मनी के सामने एक पोस्टल कोड यहां पे है 12209, यहां जर्मनी के सामने पोस्टल कोड है 68306, तो ये दोनों आएंगे। क्यों? चाहे कंट्री अलग है बट कंट्री सेम है बट पोस्टल कोड तो अलग है। और जब आपने डिस्टिंक्ट में दो कॉलम की वैल्यू लिखी है, डिस्टिंक्ट कंट्री कॉमा पोस्टल कोड, तो इसका मतलब है कि दो अलग अलग कॉलम का कॉम्बिनेशन, ये दोनों कॉम्बिनेशन जो यूनिक होगा वो हमारे पास में उठ के आएगा। बाय चांस अगर दूसरा कोई कस्टमर है जो उसी एरिया में रहता है, एक और कस्टमर है मान लेते हैं XYZ, जिसका पोस्टल कोड भी सेम है 05021 और कंट्री भी सेम है मैक्सिको, तो फिर वो जो कॉम्बिनेशन है वो वाला कॉम्बिनेशन उठ के नहीं आता, फिर वो कॉम्बिनेशन जो है उठ के नहीं आएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? ओ माय गॉड, इतनी ज्यादा एनर्जी मेरे को लगानी पड़ती है आप लोग को पढ़ाने में, और आप लोग मजे में बेड पे बैठ के ऐसे बैठ के और आराम से देखते हो। हाँ सर बोले जाओ आप, तो बस हम सुन रहे हैं, थोड़ा तो रिस्पॉन्ड कर दिया करो यार। चलो इतना समझ में आ गया आप लोगों को, है ना? चलो अब ठीक है, डिस्टिंक्ट समझ में आया? ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टाइम जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में हमें क्या मिलेगा? नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को। ये पहली क्लास थी इसलिए मैंने कंटेंट थोड़ा कम रखा है। नेक्स्ट क्लास में हम जो स्टार्ट करेंगे वो रखेंगे वेयर, और इसमें हमारे पास में एकदम इतना इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, पता नहीं कितना कितना, इतना सारा कंटेंट है सिर्फ एक ये वेयर में कि हम क्वेरी लिखते लिखते थक जाएंगे बट कंटेंट खत्म नहीं होगा। तो जितना भी इस वेयर क्लॉज से रिलेटेड हमारे पास कंटेंट है, वेयर में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं, इक्वल, ग्रेटर देन, लेसर देन, एंड, और ये वो सब कुछ हम एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, ये वेयर हमारी नेक्स्ट क्लास में आएगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी मंडे को सेम टाइम पे, मंडे 4:30 PM पे। ठीक है, इसके अलावा आप सुनिए जरा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने कल सुबह एक सेशन रखा है, कल सुबह मतलब 9 जुलाई को COA के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, है ना? सुबह 9 AM टुमारो एक सेशन है। नंबर 1 वाला आज 3 बजे मैंने ले लिया है। नंबर 2 ये सेशन है। आप इस लिंक को स्कैन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो किसी फोन से, दूसरे फोन से आप स्क्रीनशॉट लेके और आराम से स्कैन कर सकते हो। इसको स्कैन कर लो, फिर कल आपको ये सुबह सेशन 9 AM पे मिलेगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। यूट्यूब पे नहीं है क्योंकि यूट्यूब पे इंटरेक्टिव मैनर में क्वेश्चन सॉल्विंग होना थोड़ा मुश्किल है ना? तो ये सुबह जो है सेशन ये रहेगा, फ्री सेशन है, कोई पैसा नहीं देना है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। और ये सेशन में मैं चाहता हूं कि आप सब लोग लाइव आए। अगर आपने COA पहले कहीं सालों पहले भी पढ़ रखा है तो भी आ जाओ, नहीं भी पढ़ रखा है तो कम से कम इस लिंक को तो सेव कर लो। बाद में कभी इच्छा हुई कि चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन उठाएं, तो कहां से मिलेंगे? यहां से मिल जाएंगे, इसको सेव कर लेना कम से कम उठा के। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं इस चीज की कि भैया आपको ये जो सीरीज है इसमें आगे क्या मिलेगा। पहले हम SQL पूरा खत्म करेंगे जो गेट के लेवल का है,
और फिर हम देखेंगे तो हमारे एसक्यूएल में क्या क्या आने वाला है आगे। सबसे पहले तो हम वेयर क्लॉज देखेंगे, फिर हम ग्रुप बाय देखेंगे, ऑर्डर बाय देखेंगे, फिर सब क्वेरीज देखेंगे, फिर हम और भी एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं वो भी देखेंगे। तो धीरे धीरे करके हम इस एसक्यूएल को एक वीक में मुझे लगता है खत्म कर लेंगे। जैसे ही एसक्यूएल एक वीक में खत्म हो जाएगा और मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, सही तरीके से एंजॉय कर रहे हो लर्निंग को, तो फिर हम रिलेशनल एल्जेब्रा उठा लेंगे। रिलेशनल एल्जेब्रा जो होता है वो कहीं ना कहीं मैथमेटिकल पार्ट है उन्हीं चीज का जो हम एसक्यूएल में पढ़ते हैं, बट उनमें सिंटेक्स अलग होते हैं बस। तो वो जो सिंटेक्स है वो कैसे क्या होते हैं वो भी देख लेंगे। बट हाँ जी, एक चीज तो बोलना भूल गया मैं, एसक्यूएल में जब हम एक से ज्यादा टेबल से डेटा को रिट्रीव करेंगे तो जॉइंस नाम की एक चीज होती है, वो जॉइंस भी हम देखेंगे। तो एक वीक में मुझे लगता है अगले वीक में मंडे टू फ्राइडे में सारा एसक्यूएल जो है हो जाएगा। नहीं होगा तो हम और 2-3 सेशंस रख लेंगे, बट अब ये कंटिन्यू होंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों ने डीआरडीओ के लिए अप्लाई करना है साइंटिस्ट बी पोजीशन के लिए, तो उसके लिए मैंने एआई एमएल के लेक्चर्स का अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दिया है। वो होने वाला है मंडे से स्टार्ट सुबह 9:15 AM पे यूट्यूब पे ही फ्री में। अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहते हो डीआरडीओ के लिए, एलिजिबल नहीं भी हो, तो एआई एमएल सीखने में कोई बुराई नहीं है। वो सीख तो लेना कम से कम बेसिक्स तो, ताकि आपको अगर कभी कॉलेज में या कहीं और आगे जाके एआई एमएल पढ़ने की इच्छा हो कि यार चलो ये तो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, पढ़ लेते हैं, जॉब में अच्छे पैसे मिल सकते हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज यहां से मिल जाएगा और एमटेक में जाने के बाद आप डिटेल में पढ़ के और अच्छी जॉब वहां से निकाल सकते हो। सीओए का पहला क्विज जो है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल अवेलेबल है। आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मेरी प्रोफाइल में जाके और देख सकते हो। आज 3 बजे मैंने वो सेशन लिया था, 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। और ये भी जो सीरीज में आज आपको ये बता रहा हूं, इस पर्टिकुलर सीरीज में आप लोगों को, कहां गया भाई, ये रहा, इसमें आप लोगों को 3 सेशन सीओए के मिलेंगे। आज क्या थी भैया डेट? सीओए का फर्स्ट सेशन जो था 8 जुलाई को था, ऑलरेडी 3 बजे हो चुका है। सेकेंड सेशन कल 9 जुलाई को होने वाला है और थर्ड सेशन जो है वो 10 जुलाई को होने वाला है। ये 2 सेशन सुबह 9 बजे होंगे, सैटरडे संडे है इसलिए। इसके अलावा फिर ओएस के 3 सेशन जरूर होंगे, वो भी फ्री में, बिल्कुल फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। ये तीनों सेशन जो हैं वो होंगे 11, 12, 13 जुलाई को और सेम 3 PM पे होंगे फ्री में। सब कुछ ये सारे 3+3 6 सेशन में कम से कम आपको 10 + 10 + 10 60-70 क्वेश्चन तो मैं आपको दे दूंगा और अच्छे वाले क्वेश्चन दूंगा जहां से आपको सब कुछ सारे टॉपिक्स रिकॉल हो जाए। बट अगर स्टिल आप चाहते हो कि आपकी जो रैंक है वो और अच्छी हो जाए, जितने एफर्ट्स आप लगा रहे हो उन एफर्ट्स के साथ में, तो जल्दी से आ जाओ अनअकैडमी प्लस पे। आज ही मैंने वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट ओएस पे स्टार्ट करवाया है, ज्यादा दूर नहीं गया है। आप लोग 1-2 लेक्चर लाइव रिकॉर्डेड देख के लाइव आ सकते हो। जल्दी से आ जाओ प्लस पे या आइकॉनिक, जो सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं अभी और 1 साल का अटेम्प्ट आप 23 में करोगे और उसके बाद फाइनल अटेम्प्ट 24 में करोगे, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भैया आप सब्सक्रिप्शन लो और पहली बार बेस्ट तरीके से पढ़ो। अदरवाइज आपको डबल मेहनत लगेगी। पहले आप नॉर्मल पढ़ोगे, फिर अगली बार फिर से पढ़ोगे और डबल मेहनत का आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि आपको एक बार के फल में मिल सकता है। सेकेंड टाइम आप अपने टाइम को अपने स्किल डेवलपमेंट में, कोडिंग में और दूसरी चीजों में कर सकते हो, लगा सकते हो। ये कोड लगा लेना VDEEP10। इस कोड को लगाने से आपको एक तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, मेरी टीम का सपोर्ट मिलेगा और मेरे गाइडेंस में पढ़ने का मौका आपको मिलेगा अपनी प्रिपरेशन को लेके। आप देख सकते हो नई बैचेस आई हैं, नए कोर्सेस आए हैं और भी ढेर सारे फीचर्स हैं। आस्क अ डाउट फीचर है, 1-on-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो लाइट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और एक स्कॉलरशिप टेस्ट हम कंडक्ट करने वाले हैं इस वीकेंड को। 60 मिनट का टेस्ट होगा, 20 क्वेश्चंस होंगे। 17 जुलाई नेक्स्ट वीकेंड जो आने वाला है उस पे ये है 12 बजे। इस स्कॉलरशिप टेस्ट का नाम है कॉम्बैट। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखी है, वहां से आप एनरोल कर सकते हो। फ्रीली एनरोलमेंट के लिए आपको ये कोड लगाना होगा और अगर आप इसके लिए एनरोल करते हो, आप देख सकते हो आपकी रैंक इस पर्टिकुलर टेस्ट में जो भी आएगी उसके बेसिस पे आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। प्लस
टर्न ऑन कर लीजिए नोटिफिकेशन, ताकि आप कोई भी क्लास मेरी आने वाली मिस नहीं करें। कल सुबह 3 सेशन है यूट्यूब पे। यस, सुबह 11:15 एक, 12 बजे एक, 12:30 बजे एक, ये तीनों सेशन आप लोगों के लिए अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। तो आप लोग अटेंटिव रहिएगा और सुनते रहिएगा। सुबह 9 बजे आपसे स्पेशल क्लास में मिलेंगे कल। तब तक अपना ख्याल रखेंगे और सीखते रहेंगे हैप्पीली, स्माइल करते रहेंगे हैप्पीली। मिलते हैं कल। बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।